माल साहब के पास बहुत माल है, विजय माल्या के पास बहुत माल है, लेकिन जब बात आती है कर्मचारी की तो बेचारा बदहाल है। चलिए मैं किसी से भी कुछ प्रश्न करूं उससे पहले वृंदा करा क्या कुछ कहती है, किस तरह से चुटकी लेती है, सरकार पर निशाना साधती है, ये सुन लेते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस की एम्प्लॉयज की चिंता तो है ही, लेकिन एयर इंडिया का क्या सवाल है? आप प्राइवेट एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, मंत्री जी प्राइवेट एयरलाइंस को सलाह दे रहे हैं, लेकिन खुद हमारे देश की राष्ट्रीय एयरलाइन के एम्प्लॉयज को 6-6 महीना अलाउंस नहीं मिल रहा है, 3 महीना उनको वेतन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और हम कर्मचारियों के साथ बातचीत करते, चाहे ऑफिसर्स हो कर्मचारी हो, उनकी हालत क्या है? बहुत सारे कर्मचारियों की स्कूल के बच्चों के ऊपर आज इतना असर पड़ रहा है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार एयर इंडिया के एम्प्लॉयज की वेतन क्यों नहीं दे रही है? चलिए मैं एक बार अपने पैनल प्रोड्यूसर दरखास्त करूंगा कि जल्दी से एक बार शरद यादव की भी वो बयान दर्शकों को सुना दें। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गोपाल कांडा है। तो गीतिका शर्मा ने मरने के पहले जो पत्र लिया है, इसके चलते तो उसको अंदर आपने डाला है। और ये जो आदमी है, ये जो चक्रवर्ती है, क्या नाम इनका, ये जो बहन मरी है, क्या सुष्मिता चक्रवर्ती, हमारी तनख्वाह नहीं मिली। और ये हमला है तो जिसका घर वाला नंगा नाच किए हुए 20 साल से, 21 साल से नंगा नाच कर रहा, यानी अय्याशी, मर्यादाहीन आचरण, ये सब कर रहा है। और तुम गोपाल कांडा को तो बंद करते हो। ये क्या सुसाइड का केस? ये क्या जो आदमी नहीं, जो आदमी किसी के कारण किसी से टार्चर करने के बाद मरता है, उस पर 302 लगता है। तो गोपाल कांडा से तुलना कर दी है कहीं ना कहीं किंगफिशर के मालिक की। साफ तौर से गोपाल इनका शरद यादव का कहना है कि जब गोपाल कांडा को जब उनकी एयरलाइंस में काम करने वाली किसी महिला सुसाइड कर लेती है तो उस पर 302 का केस बनता है। मैं आपसे यही बात कर रहा था संतोष जी, ये जो आपने शरद यादव का बयान सुना, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय शरद यादव जी ने जो बयान दिया जी, वो उन्होंने सही कहा कि गोपाल कांडा को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि जिस लड़की ने एलिगेशन लगाया कि मैं आत्महत्या किया हूं ड्यूटी वजह हो गोपाल कांडा, लेकिन वहां धारा 302 नहीं है, 306 है। शरद जी को कानूनी सेक्शन मालूम नहीं होगा, दैट मैटर। धारा 306 के तहत गोपाल कांडा को गिरफ्तार किया गया और यहाँ भी सेम कंडीशन का केस है, इसलिए डायरेक्ट यानी कि सजा हो सकती है, एकदम सजा होनी चाहिए क्योंकि सेम एलिगेशन है और सेम सेक्शन का केस बनता है। चलिए सुशील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने ये बयान सुना, क्या आप उनके इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है केस। तो अब सुसाइड नोट में भी लिखा है सुष्मिता चक्रवर्ती ने जी कि हमारे परिवार की हालत बहुत माली थी, घर में पैसे नहीं थे जी, हाँ, इसलिए आज सुसाइड कर रही हूँ और इसका कारण जो है, हमारी मौत का कारण वो किंगफिशर एयरलाइंस है, जी। चलिए अब जब बात यहां पे हो रही है विजय माल्या की, तो विजय माल्या साहब के क्या कुछ ठेठ हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यह है किंगफिशर के किंग का हाल। नाम है पूरा विजय विट्ठल माल्या, उम्र 56 वर्ष, कुल संपत्ति $1 अरब, 45 से सबसे अमीर भारतीय हैं और 1193 सबसे अमीर हैं दुनिया में ये शख्स विजय माल्या साहब। अब बात करते हैं इनके सबसे बड़े घाटे की। 8,000 करोड़ का घाटा किंगफिशर एयरलाइंस में हुआ, लेकिन अब भी 49 अरब रुपए की बैंक गारंटी मौजूद है इनके पास। उसके बाद भी ये मांग करते हैं अलग अलग बैंक से कि 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी उन्हें दी जाए। मार्च 2012 तक माल्या के मुनाफे वाली कंपनियां देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स 187 करोड़, यूनाइटेड ब्रीवेज 127 करोड़, मैंगलोर केमिकल्स 70 करोड़ और छोटी मोटी कंपनियां
5.5 करोड़। ये कंपनियां जो हैं अब ये भी इसी कगार में आने वाली हैं, इसी लाइन में आने वाली है। इसका बड़ा खुलासा अभी हम बात करेंगे हिमांशु होता जी से, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, कुछ पेपर्स वो लेके आए हैं, उनके पास इसी के रिकॉर्ड्स हैं, बात करेंगे। लेकिन कंगाल किंग के मालिक के शौक आप देख लीजिए, 5 अरब 90 लाख रुपए की एक AF1 रेसिंग टीम में इन्होंने पैसा लगाया था। इतना भारी पैसा, 5 अरब 77 करोड़ की IPL टीम साहब खरीदते हैं रॉयल चैलेंजर्स। देखिए ये हैं मालिक के जो अपने विजय माल्या साहब है, इनके शौक ये हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अरब 25 करोड़ रुपए की शानदार इन्होंने एक नाव खरीदी, 83 करोड़ रुपए का गोवा में एक बंगला खरीदा, 20 करोड़ 70 लाख का एक घर इन्होंने खरीदा है, किंगफिशर टावर्स इस घर का नाम रखा है बेंगलोर में, और 250 से ज्यादा इनके पास विंटेज कारें हैं। बड़ा सवाल, यहां बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जब मालिक इतना माला माल है तो फिर कर्मचारी बेहाल क्यों हैं, बदहाल क्यों हैं? यह एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। हिमांशु जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो ये 7,500 करोड़ या 8,000 करोड़ की घाटा जी जो ये दिखा रहे हैं, ये गलत बात है जी। घाटा उससे भी ज्यादा है। ये मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं जी जी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो कि कोटक ग्रुप का है, उन्होंने ये बता दिए हैं कि इन्होंने क्या किए हैं कि कुछ करंट लायबिलिटीज होते हैं, वो करंट लायबिलिटीज के 50% जो किंगफिशर के आज के तारीख में हैं वो ओवरड्यू पेमेंट्स हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, या फिर जो जेट फ्यूल वाले कंपनियां जितने भी हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, इनके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी आज के तारीख में 64 एयरक्राफ्ट जो इसका फ्लीट स्ट्रेंथ था 64 किंगफिशर की, उसमें से आज के तारीख में सारे ग्राउंडेड हैं, जबकि उनमें से लास्ट जो बचे हुए थे दैट इज 50 एयरक्राफ्ट की लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन उसको इंडिया के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर ऑयल कंपनीज वो बाहर उसको एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उनके ड्यूज बाकी हैं जो कि करोड़ों की लागत में हैं। उस चीज को करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है 7 महीने तक जो उन्होंने अपनी एम्प्लॉइयों की बकाया रखे हैं राशि, वो भी करंट लायबिलिटीज में आता है। आज के तारीख में इसको इसीलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि FDI आ गया, अब कोई भी फॉरेन कंपनी आएगा, लेकिन कोई भी फॉरेन कंपनी जब आती है। अच्छा, ये बात भी सामने अभी आई थी जब हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले थे, हम और आप बैठ के जब बात कर रहे थे, जो ये कंपनीज के नाम मैंने यहां पे अपने दर्शकों को नाम बताए हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें, ब्रीवेज की बात करें, केमिकल्स की बात करें, ऐसी खबर सामने आई कि कंपनीज भी अब बिकने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका यूनाइटेड स्पिरिट्स जो कंपनी है, अब उसमें डेजियो करके एक वर्ल्ड बेसिस में वो स्पिरिट मैन्युफैक्चरर है, ही इज नाउ गोइंग टू टेक 26% स्टेक इन यूनाइटेड स्पिरिट्स जी। यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी कुछ स्टेक सेल होने वाले हैं जी। किंगफिशर एयरलाइंस के स्टेक सेल होने वाले हैं। इसके अलावा जो मैंगलोर रिफाइनरी जिसकी आपने बताया कि कुछ 70 करोड़ के आसपास उनकी प्रॉफिट हुई है जी, वो कंपनी के भी कुछ स्टेक सेल होने जा रहे हैं जी। ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये तीनों कंपनी अगर प्रॉफिट में चल रहे तो किंगफिशर एयरलाइंस जो एयरलाइन डिवीजन है वो क्यों नहीं चल रहा है जी, ये भी प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट इसीलिए किया गया है कि आगे जो लोग इसको खरीदने आए जी, तो उनके पास हो गया यस कंपनी इज गोइंग ऑन इन प्रॉफिट, वी विल बी प्रॉफिटेबल इफ यू गो फॉर द स्टेक्स जी जी, बट इट इज नॉट देयर। अगर इनको प्रॉफिट में लाना होता एयरलाइंस को जी, सेम रिपोर्ट जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज वालों ने दिए हैं, उन्होंने लिखे हैं कि 2010 और 11 की जो वित्तीय वर्ष था उसकी जो तीसरा तिहाई था, मतलब थर्ड क्वार्टर आज तक इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज में एक रिकॉर्ड तोड़ सेल की क्वार्टर पे माना जाता है जी जी जी। उस टाइम पे सारे एयरलाइन जितने शेड्यूल एयरलाइंस हैं सब ने प्रॉफिट में आए, क्योंकि उस टाइम में पहले चीज है कि फ्यूल का रेट डाउन था। अच्छा, आप क्या कुछ कारण मानते हैं इतनी एयरलाइंस हमारे भारत में चलती हैं, इतनी खस्ता हालत जो है वो किंगफिशर की क्यों हुई है? सर वही उसी चीज पे मैं आ रहा हूं आपके पास रहूंगी कि उन्होंने उस टाइम में भी जो प्रॉफिट नहीं दिखा पाया, जिस टाइम में छोटे से छोटे एयरलाइन से प्रॉफिट में आ गए, तो उस टाइम में जो एयरलाइन प्रॉफिट में नहीं आ पाया वो किस मुंह से अब बोल सकता है कि मुझे आप पैसे दो मैं फिर प्रॉफिट में लाके दिखाऊंगा। 2005 से इनकी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, 2007 से ये इंटरनेशनल बन चुके हैं। इंटरनेशनल बनने के लिए इन्होंने एयर डेक्कन को टेक ओवर कर लिया,
एयर डेक्कन के जो लोकल रूट्स आई मीन नॉन मेट्रो रूट्स थे उसको उन्होंने कवर अप कर दिया। और पहले जब इनकी एयरलाइंस बंद हुई तो पहले ही बजट एयरलाइंस जो एयर डेक्कन वाला पार्ट था उसको बंद कर दिया। जी जी जी। ऊपर से जो फॉरेन जो रूट्स हैं, पिछली बार बिंदास बोल में मैं बोल रहा था कि जो इससे पहले जो हमारे उड्डयन मंत्री थे जी माननीय पटेल साहब, उन्होंने जो प्राइवेट कंपनियों को दिया था। आज की तारीख में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एयर इंडिया की जो रूट्स उस टाइम में किंगफिशर को दिया गया था और आज की तारीख